दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी कंसोल एप्लीकेशन को ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन ASP.NET कोर में कैसे वर्क करता है। उसमें जो अलग अलग एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी लाइन है बिना उसको आप समझे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है इस वीडियो बनाने का कि ना केवल आप कंसोल एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकें, .NET कोर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि .NET कोर में आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो बेसिकली आपका एक कंसोल एप्लीकेशन ही होता है। नॉट ओनली वेब एप्लीकेशन, आपका जैसे वेब API है वो भी आपका एक कंसोल एप्लीकेशन से ही कन्वर्ट होकर वेब API में कन्वर्ट होता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपका जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो स्टार्टिंग स्टेप्स होंगे तो वो चीज़ें आपको एक वेब API में भी कन्वर्ट करने में बिल्कुल यही स्टेप यूज करना है। क्या कंपोनेंट आपको यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के बीच में पता चलेगा। तो लेट अस स्टार्ट। हम देखते हैं कि कैसे कंसोल एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में ASP.NET कोर, मेरा मतलब है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे और इसके लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म जो लेंगे, जैसे ये कंसोल एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, इसमें आपको लिनक्स, मैक, विंडोज़, कंसोल सब लिखा हुआ है। इस वाले टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको टेम्पलेट नहीं दिख रहा है तो यहाँ कंसोल सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल प्लेटफॉर्म ले लेंगे और ऑल लैंग्वेज की जगह C# लें, क्योंकि हमें C# में ये काम करना है। तो C# में इसको लेने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं इसी डिफ़ॉल्ट फोल्डर में ले रहा हूँ, ये डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है और इस एप्लीकेशन का मैं नाम देता हूँ कंसोल टू वेब एप्लीकेशन, या सीधे वेब ऐप लिख देता हूँ। इसको मैं दे देता नाम वेब ऐप दे दिया। सॉल्यूशन का नाम दे देता हूँ वेब ऐप सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। तो ये मैं प्रोजेक्ट आपको बना रहा हूँ। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने पर आप अपने फ्रेमवर्क का सिलेक्शन करेंगे। मैं जो 5.0 है .NET 5.0 उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्रिएट करता हूँ अपने कंसोल एप्लीकेशन को। देखिए, जो आपका कंसोल एप्लीकेशन होता है, अगर उसको एक बार बिल्ड करेंगे तो उसमें आपको क्या होता है, एक EXE जनरेट होता है। अगर आपने पहले से प्रोग्रामिंग की है तो आपको मालूम है कि विजुअल स्टूडियो के भीतर आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे ये सॉल्यूशन, इसके भीतर ये जो फोल्डर है ये प्रोजेक्ट है। और अगर ओपन फोल्डर करेंगे तो आपको क्या होगा, तो इसका फोल्डर आपको होगा और उसमें आपको डिबग करके एक फोल्डर होगा, क्योंकि अभी आपका जैसे बिन फोल्डर है, बिन के भीतर ही आपका डिबग होगा, डिबग के भीतर आपका EXE होगा। तो अभी तो आपको कोई EXE दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी इसको मैंने बिल्ड नहीं किया। मैं एक बार इसको जब बिल्ड करूँगा तो इस फोल्डर के भीतर जो है आपका एक बिल्ड होगा, जनरेट हो रहा है। देखिए, तो बिल्ड जनरेट होगा और ये जो है, अगर मैं इसका एक्सटेंशन देखूं, व्यू में जाकर फाइल नेम एक्सटेंशन, तो आप देखेंगे कि ये EXE है। ये एप्लीकेशन आपका EXE होता है, जो कंसोल एप्लीकेशन होता है। अब मैं वापस चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में जाकर अब मैं बताऊंगा कि कैसे इस कंसोल एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बिहाइंड द सीन क्या थियरी है, क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं कंसोल एप्लीकेशन, ये प्रोजेक्ट है वेब ऐप, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जब इसको डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी ग्रुप नाम का टैग के भीतर आपको आउटपुट टाइप दे रहा है EXE। कहने का मतलब जो आपका कंसोल एप्लीकेशन का आउटपुट होता है वो EXE होता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसको मैं हटा देता हूँ। जो अगला लाइन है टारगेट फ्रेमवर्क, इसको TFC बोलते हैं, टारगेट फ्रेमवर्क, जो इसको मोनिकर भी बोलते हैं। ये बताता है कि हमारा मोनिकर कौन से फ्रेमवर्क को यूज कर रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, .NET 5.0 इस फ्रेमवर्क वर्जन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब सवाल है कि इसको हम कैसे जो है वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं या वेब API में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आप एप्लीकेशन जो भी क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन जो भी आप क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन जो भी हम जनरेट करते हैं, तो उसमें पहले जान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज होता है, कुछ ना कुछ तो फ्रेमवर्क वगैरह यूज हुआ ही होता है। तो कंसोल एप्लीकेशन में देखिए तो ये फ्रेमवर्क यूज हुआ है।
इसके भीतर आपको कई सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसा है कि ये कोर है। कोर का मतलब कि आप वेब एप्लीकेशन करें या कंसोल एप्लीकेशन करें, कोई भी करें, तो आपको तो उसमें डॉटनेट का फ्रेमवर्क यूज हो ही रहा है। तो ये ASP माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट कोर जो ऐप लिखा हुआ है, ये डॉटनेट कोर का कोर फ्रेमवर्क है जो किसी भी एप्लीकेशन में यूज होगा, चाहे वेब API हो, MVC हो, रेजर पेज हो, कहीं भी हो। अगर मुझे इसको वेब में कन्वर्ट करना है तो मुझे कुछ एडिशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी। उस एडिशनल फ्रेमवर्क को हम कैसे लाएंगे? उसको एडिशनल फ्रेमवर्क को लाने के लिए आपको करना क्या होता है, SDK के बाद सिंपली क्या कीजिए, वेब लिख दीजिए। वेब लिखने के बाद जैसे ही इस फाइल को सेव करेंगे तो ये रिकम्पाइल होगा और देखेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है उसका SDK टाइप ये है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसके भीतर एक नया फ्रेमवर्क ग्रुप ऐड करेगा जो ASP.NET Core का होगा, ASP.NET Core.app होगा। तो मैं इसको जैसे सेव करूँगा आप देखिएगा कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के भीतर यहाँ चेंजेज आएगा। तो ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेव करने पर देखिए यहाँ चेंजेज आया और यहाँ लिख रहा है कि 1 or more projects have changes with कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय द प्रोजेक्ट सिस्टम, प्लीज़ सेव अदर चेंजेज एंड रिलोड दिस प्रोजेक्ट टू। तो आप सेव ऑल भी कर लें और या रिलोड प्रोजेक्ट कर लें तो आपका ये जो लाइन आ रहा है ये हट जाएगा। और आपने देखा कि आपका डिपेंडेंसीज में क्या हुआ, ASP.NET Core का आपका आ गया। ये सारे इसके भीतर पैकेज होंगे जो आपको ASP.NET Core या वेब API को डेवलप करने की जरूरत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे हम किसी कंसोल एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अब हमारे पास वो सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है जो कि हम ASP.NET Core के भीतर यूज करना है। तो ठीक है, हम ये बात बता दें आपको कि ASP.NET Core भी एक, मैंने बताया कि एक एज ए कंसोल एप्लीकेशन वो स्टार्ट होता है। कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो कहने का मतलब है कि उस प्रोग्राम क्लास के भीतर आपका जो मेन मेथड है ना, यहाँ जो आपको कंसोल लिखा आ रहा है, अब वो कंसोल को हमको प्रिंट नहीं करना। अगर मैं अभी फ़िलहाल इसको रन करूँ ना तो आप देखेंगे कि ये रन होगा, और रन होने के बाद क्या होगा देखते चलिए। फिर आपको तो यहाँ एक आपको कंसोल जो है आपको यहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि जो कोर पैकेज है जो कि आपका वेब एप्लीकेशन में भी यूज होता है, जो कंसोल में, वो यहाँ है। तो उसका तो यूज हो रहा है ना, उसका यूज होने की वजह से ये लाइन प्रिंट हो रहा है। अब मैं इस लाइन को हटा दूंगा और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा, और वो मेथड क्या करेगा कि हमको वेब एप्लीकेशन के लिए जो भी उसकी एक होस्टिंग इन्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं वेब होस्ट, उस वेब के लिए जो होस्टिंग इन्वायरमेंट है उसको मैं बिल्ड करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मेथड यहाँ यूज करूँगा। तो एक सेपरेट मेथड जो है, जैसे यहाँ एक मेथड है मेन मेथड, इसी तरीके से एक दूसरा मेथड मैं बनाऊँगा जिसका नाम होगा क्रिएट होस्ट बिल्डर। इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं लेकिन हम इसका नाम यही रख रहे हैं। ये मेथड जो है आपको एक होस्ट बिल्डर रिटर्न करता है, आई होस्ट बिल्डर को रिटर्न करता है। और ये मैं स्टैटिक लेता हूँ, जैसे ऊपर का स्टैटिक क्लास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप देखिए कि ये तो रिटर्न कर, लेकिन अभी मैंने कुछ इसमें रिटर्न नहीं कराया है। तो पहले करना क्या होगा कि एक होस्ट नाम का क्लास होता है। इस क्लास के बारे में देखिए कि कहाँ अवेलेबल है, microsoft.extensions.hosting। ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये जो मेरा पैकेज यहाँ पर जितने इंस्टॉल हुए हैं ना SDK के चेंज करने से, तो इसको मैं लूँगा। और इस SDK में एक होता है क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर, एक ही मेथड है इसके भीतर, एक ही मेथड। अगर इस क्लास के भीतर जाइए और इसकी डिफिनीशन को देखिए तो इसमें एक ओवरलोडेड मेथड आपको दिखेगा इसी का, क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर, और दूसरा है कि इसके साथ ये स्ट्रिंग अर्गस दिखा हुआ है। ये अब दोनों में से क्या यूज करेंगे आपको सोचना है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब आप अपने एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी होस्ट, अभी तो फिलहाल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बताऊँ तो ये क्या कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट होस्ट बिल्डिंग कर रहा है। ये जो है आपके एप्लीकेशन की होस्ट की बिल्डिंग कर रहा है, मतलब वो जो भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है उसमें। यहाँ देखिए कि यहाँ पर इंटेलिजेंस के थ्रू आ रहा है कि ये क्या करता है कि होस्टिंग इन्वायरमेंट को ऐसा करता है कि आपका जो system.i जो डायरेक्टरी जो गेट करेंट डायरेक्टरी को जब एक्सिक्यूट करेंगे तो वो कंटेंट रूट पाथ को बताएगा। कंटेंट रूट पाथ का मतलब है कि आपका ये कंटेंट रूट पाथ होता है, जो उस पर मैं क्लिक किया तो दिखाया कि ये जो पाथ है वो डायरेक्टरी जिसमें कि आपका एप्लीकेशन रखा हुआ है। आपका एप्लीकेशन किस में रखा हुआ है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना वेब ऐप, उसमें रखा हुआ है। पहले जान लीजिए, एक बात और बता दूं, यहाँ का जो आइकन है चेंज हो चुका है, वो ग्लोब की तरह आ रहा है, अर्थ की तरह। ये वेब एप्लीकेशन के लिए होता है, पहले हमारा कंसोल था तो कुछ आइकन था।
तो अभी आप देखिए कि मैं अभी आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि कंटेंट रूट जो पाथ होता है वो उस एब्सोल्यूट पाथ को बताता है डायरेक्टरी का जो एप्लीकेशन को कंटेन करता है। तो ये आपका वेब ऐप जो नाम का फोल्डर है ना, जो मैंने यहाँ दिखाया भी है, वेब ऐप नाम का फोल्डर है, ये जो फोल्डर है, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो फोल्डर है यही कंटेंट रूट पाथ को बता रहा है, जिसमें आपके सारे एप्लीकेशन के सारे फोल्डर्स और फाइल्स इसमें पड़े हुए हैं। इसी को हम कंटेंट रूट पाथ कहते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम में जाइए तो यहाँ जो इंटेलिजेंस बता रहा है वो बता रहा है कि ये मेथड एक्सिक्यूट जब होता है क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर, तो करता क्या है कि आपके कंटेंट रूट पाथ को सेट कर देता है। इसी तरह जब आप यहाँ अर्गस लिखे हैं ना, स्ट्रिंग अर्गस, ये जब कमांड लाइन से कोई आर्गूमेंट पास करते हैं तो उसके थ्रू भी आप अपने एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट को बिल्ड करते हैं। और इसको बिल्ड करने के लिए मतलब उसको कॉन्फ़िगर करते थे। यहाँ कमांड लाइन के थ्रू भी जो आप डेटा वगैरह पास करते हैं ना, उसके थ्रू भी आप अपने एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होता है जिसको कहते हैं एफ सेटिंग्स फाइल, जो एक जेसन फाइल होता है जो .NET कोर में आपका यूज होता है। यहाँ भी वो दिख नहीं रहा है। अगर मान लेते हैं मैं एक जेसन फाइल ऐड करना चाहूँ तो ऐड में जाऊँगा, Ctrl+Shift+A करके भी होता है, और यहाँ जाकर सर्च के लिए Ctrl ही दबाइए और इसमें लिखिए जेसन। जब आप जेसन लिखेंगे तो आपको यहाँ एफ सेटिंग्स करके फाइल दिख रहा है जो जेसन फाइल है। इसको आप अपने कंटेंट रूट मतलब बिल्कुल रूट पाथ में, एप्लीकेशन जो आपका है वेब ऐप, उसके रूट में आपने जैसे ही इसको ऐड किया ना, तो इसमें क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया कि लोकल जो आपका कनेक्शन है जो डेटाबेस का, लोकल डीबी का, वो दे दिया। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें की वैल्यू पेयर वगैरह के रूप में डाल सकते हैं। तो ये सारी जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है वेब एप्लीकेशन की, जो भी एप्लीकेशन, उसको हम रीड कर सकते हैं। तो उसको रीड करने का काम भी ये क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर करता है। यहाँ देखिए इफ सेटिंग्स डॉट जेसन लिखा हुआ है। ये जो है आई कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट आपको अवेलेबल होता है microsoft.extension.configuration नाम पैकेज में। ठीक है, अभी आप देखिए कि अभी आपका कौन सा पैकेज यहाँ इंस्टॉल मतलब यूज हो रहा है। आप जैसे ही इस मेथड को कॉल किए तो microsoft.extension.hosting वाला हुआ है। अभी ये जो चीज़ है कि आपका वेब एप्लीकेशन या जो दूसरे टाइप के वेब उसमें भी ये यूज होता है, तो वो चीज़ वाला। लेकिन अगर हमें केवल वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए कॉन्फ़िगर वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट नामक मेथड का यूज करेंगे। आप कहेंगे कि इसके साथ मेथड चेनिंग क्यों करें? मेथड चेनिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये मेथड जो है आई होस्ट बिल्डर रिटर्न करता है, और आई होस्ट बिल्डर नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, तो वही हमारा कॉन्फ़िगर वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट है। जब इस मेथड को यूज करेंगे तो ये अपने भीतर ही एक लेमडा एक्सप्रेशन मांगता है। लेमडा एक्सप्रेशन का मतलब कि आप एक तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं टैब दबा कर इसको कर लेता हूँ। देखिए कि आपको विजुअल स्टूडियो क्या करता है, एक बहुत बड़ा फीचर है कि इसमें इंटेलिजेंस जो है ना आपको हिंट देता है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको खुद डिसाइड करना होता है कि वो जो इंटेलिजेंस दे रहा है वो आपके काम के लायक है कि नहीं है। मुझे मालूम था कि इसके भीतर एक लेमडा एक्सप्रेशन जाता है, मैंने उसको डाल दिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटर दबा देता हूँ, और वेब बिल्डर जो है उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, यूज स्टार्टअप नामक एक जो है, ये जो अवेलेबल है ASP.NET कोर में अवेलेबल है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप करने जा रहे हैं वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट में, ये ASP.NET कोर के किसी भी वेब एप्लीकेशन में यूज होगा। ठीक है ना। और इस स्टार्टअप ये अगर जेनेरिक लेते इसके भीतर एक क्लास देते हैं, XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं, उस नाम का एक क्लास चाहिए। लेकिन जो एज पर द कन्वेंशन जो है ना, आप एक स्टार्टअप नाम का एक क्लास देते हैं मतलब ऐसे ही देते हैं आमतौर पे जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। और यहाँ ये मेथड है तो इसको क्लोज किए। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया मैं। अब देखिए इस पर गौर कीजिए क्या हो रहा है कि ये जो इस नाम का अभी क्लास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ एरर आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके या कंट्रोल पीरियड या कंट्रोल डॉट करेंगे ना, तो ये मांगेगा कि इस नाम का एक क्लास बनाओ। मैं यूज स्टार्टअप नाम, ठीक है, यूज स्टार्टअप जो मैंने किया था यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि स्टार्टअप नाम का जनरेट क्लास स्टार्टअप इन अ न्यू फाइल। मुझे एक नया फाइल चाहिए इस नाम का, वो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो मुझे इंटेलिजेंस की हेल्प से बहुत जल्दी काम हो जाता है। यहाँ नया एक क्लास फाइल बन गया। ये देखिए एक बिल्कुल नॉर्मल क्लास फाइल है, इसमें किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट नहीं किया है। अब मैं इसको पब्लिक इसकी चेंज कर देता हूँ इंटरनल की जगह, और ये जो क्लास है इसके भीतर करते क्या उसको मैं अभी बताऊँगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊँ कि अभी तक आपने क्या सीखा। अभी तक आपने देखा कि आपने अपने
कंसोल एप्लीकेशन को के भीतर चेंजेस किया है। अब ये मेन मेथड किसी मेथड को तो कॉल करेगा ना, इसी मेथड को कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा और कॉल करने के बाद जो आपका होस्ट बिल्डर जो है कर देगा, तो फिर उसके बाद इस मेथड को हम क्या करेंगे, इसमें ARGS देंगे, क्योंकि आर्गूमेंट यहाँ भी हम देंगे और यहाँ भी आर्गूमेंट देंगे, और ये देंगे हम ये चीज़ स्ट्रिंग आर्गस यहाँ पर भी। समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कमांड लाइन जो हमें करना है, और फिर यहाँ एक बिल्ड करके मेथड और रन करके मेथड, तो एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कह रहा है कि आर्गूमेंट का तो आपने यूज नहीं किया, तो ये आर्गूमेंट हम यहाँ दे देंगे, ठीक है, तो वो एरर आपका चला जाएगा, चला गया। लेकिन अभी भी एक इशू आ रहा है, कह रहा है कि सारे पाथ जो है रिटर्न नहीं कर रहा है, किसको नहीं, आई होस्ट बिल्डर को नहीं रिटर्न कर रहा है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर आपने किया ना, तो ये अल्टीमेटली आई होस्ट बिल्डर को रिटर्न करता है। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट आप दे दीजिए। अब मैं सारा चीज़ आपका एरर खत्म हो गया। अब आप इस एप्लीकेशन का मतलब समझिए क्या कन्वर्ट करने पर हुआ है। ये एप्लीकेशन अब एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुका है, और जब आप इसको रन करेंगे तो ब्राउजर आपका ओपन होगा। पहले आपका ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा था, पहले आपका कंसोल एप्लीकेशन में कंसोल ओपन हो रहा था। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस किया हूँ मैं। अभी एरर आएगा, लेकिन उस एरर के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे क्या एरर है, क्या हमें करेक्शन करना है। देखिए लिख रहा है कि यहाँ एक एरर आ गया। जैसे इसने इसको रन करना शुरू किया ना, बिल्ड करके रन किया, तो कह रहा है कि एक इनवैलिड ऑपरेशन आ गया। कह रहा है कि हमें एक कन्फिगर नाम का मेथड चाहिए, वो यहाँ मिल नहीं रहा है। ये मिल नहीं रहा है, कहाँ पर मांग रहा है, वो स्टार्टअप में मांग रहा है। तो वो कन्फिगर नाम का एक पहले मेथड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे उसका रीजन मैं बताता हूँ। ये जो क्लास है, यहाँ गो करते हैं, F12 दबा कर भी आप जा सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कन्फिगर नाम का मेथड चाहिए। ये कन्फिगर नाम का जो मेथड है ये कंपलसरी है, अगर आप इसको नहीं देंगे तो एक्सेप्शन दे रहा था। तो मैं कन्फिगर नाम का मेथड बनाता। इसका काम क्या होगा मैं बता दूँ। अगर मैं इसमें कर दिया तो मेथड तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ना। मैं इसको अभी ऐसा करता हूँ कि इसको कुछ नहीं रिटर्न करवाते हैं, इसको कर देते हैं पब्लिक वॉइड, और इसके बॉडी में जो है इस मेथड के अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। केवल हमें समझना है कि ये मेथड करता है, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट था, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि इस मेथड को बना दिया। अब चल के देखते हैं, एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। बिल्ड करेगा दोबारा से, रन करने का मतलब कि बिल्ड भी कर लेता है। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिएगा अब क्या चेंजेस आएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, मेन मेथड में जाएगा। मेन मेथड में जाने के बाद क्रिएट होस्ट बिल्डर को कॉल करेगा। क्रिएट होस्ट बिल्डर को कॉल करने पर वो होस्टिंग इन्वायरमेंट को करेगा, और आपको वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट जो लिखा हुआ है ना, कॉन्फ़िगर वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट, इसकी वजह से आपका ये जो वेब के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर चाहिए वो बिल्ड हो चुका है, और उसके वजह से आपको एक ब्राउज़र में ओपन हो रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमको ये पेज नहीं मिल रहा है, लोकल होस्ट पेज नॉट फाउंड। क्योंकि अभी तक मैंने इस वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको एक इंडेक्स नाम का या डिफ़ॉल्ट नाम का एक पेज होता है, HTML हो या जो भी हो, तो वो चीज़ उसको मिला नहीं, इसलिए वो उसने एक्सेप्शन थ्रो किया। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये लाइन यहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा कर दूँ, यहाँ पर डिबग लगा दूँ और फिर से एप्लीकेशन को रन करूँ, तो चेक करेंगे क्या वहाँ एप्लीकेशन हमारा पहुँच रहा है कॉन्फ़िगर मेथड तक। ये आप रन करके ही रियलाइज़ कर सकते हैं। देखिए आपका ये मेथड यहाँ तक पहुँच चुका। अगर मैं एक लाइन थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँ, देखिए उसी लाइन को क्रॉस किया, कहने मतलब वो कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल कर रहा है। अब इस कॉन्फ़िगर मेथड को समझते हैं, ये क्या लेता है, क्या एक करता है। कॉन्फ़िगर मेथड जो है बेसिकली आपका वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। जब भी ब्राउज़र ओपन होता है तो एक रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे जाता है, और जो सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे जाता है। सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि आपका जो HTTP रिक्वेस्ट है वो HTTP पाइपलाइन से गुजरता है। HTTP पाइपलाइन जब हम बोल रहे हैं ना, तो ASP.NET कोर में एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का मतलब है कि पीस ऑफ कोड होते हैं, कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं जिसको हम एक मिडिलवेयर करते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन कुछ फंक्शनलिटी करता है, लाइकवाइज मिडिलवेयर क्या करता है कि जो आपका HTTP रिक्वेस्ट है, तो उस मिडिलवेयर क्या करता है, उस HTTP रिक्वेस्ट में जो भी डेटा जिसको कि हम ऐसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, HTTP कॉन्टेक्ट,
उसको देखते हुए वो क्या करता है, वो कोड को प्रोसेस, वहाँ मिडिलवेयर में क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है, वो प्रोसेस होता है और कुछ फंक्शनलिटी करता है। हर मिडिलवेयर जो होता है फंक्शनलिटी कुछ करता है, उसका अपना एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। हर फंक्शन का जैसे स्पेसिफिक पर्पज़ होता है तो मिडिलवेयर का भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। बहुत सारे मिडिलवेयर जो है ASP.NET कोर में बने बनाए हैं, डेवलपर को बनाना नहीं है, इसलिए आपका टाइम बच जाता है और वो काम आप उसमें केवल ऐड करके कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शनलिटी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है ASP.NET कोर में, तो आप खुद भी मिडिलवेयर बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कस्टम मिडिलवेयर। तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। देखिए, एक कंसेप्ट और भी है जो इंपॉर्टेंट है ASP.NEट कोर में, वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब है कि जैसे मैं इसके भीतर अगर एक आई एप्लीकेशन बिल्डर अभी दे रहा हूँ, सपोज कीजिए, और मैं इसका पैरामीटर का नाम दे रहा हूँ ऐप, तो अगर मैं पूछूं क्या ये ऐप नाम का जो पैरामीटर है ये इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो एप्लीकेशन है इसको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है। जो आप अपना कस्टम जो बनाएंगे इस तरीके का डिपेंडेंसी, तो उसमें आपको उसका मैं आगे टॉपिक डील करूँगा। अभी आप समझ लीजिए कि ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज एप्लीकेशन कर रहा है। अब इस ऐप नाम का जो पैरामीटर है इस पर डॉट लगाएंगे तो आपका कई सारे मिडिलवेयर है, और जो भी मिडिलवेयर है उनका स्टार्टिंग वर्ड होगा यूज। आप उसको यूज करके, मतलब जो भी मिडिलवेयर है आप किसको यूज करेंगे वो आपको मालूम होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हर मिडिलवेयर का स्पेसिफिक पर्पज है। तो अब मैं एक एक करके आपको सारे मिडिलवेयर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ मिडिलवेयर यहाँ पहले बता देता हूँ। जैसे यूज कोर्स है, जब कोर्स का यूज करते हैं ना तो क्रॉस ओरिजिन जो रिक्वेस्ट होती है उसके लिए यूज होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। इसी तरह आपके एप्लीकेशन के भीतर जो डिफ़ॉल्ट फाइल होगा, डिफ़ॉल्ट का फाइल का मतलब है कि आपके एप्लीकेशन में जैसे कि HTML है, index.html है, उसको कॉल करना है तो कैसे उसको पता चलेगा किस फोल्डर में, इसके लिए ये सब होता है। वो आगे अभी यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज है, ये होता है कि जब आपके एप्लीकेशन में किसी प्रकार का एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो ये मिडिलवेयर रन होता है इसका कोड, और उसके बाद क्या होता है कि वो एक्सेप्शन पेज एक आएगा सामने, उसमें पूरा एक्सेप्शन पता चलेगा कि एक्सेप्शन किस तरह का था, क्या रीजन था, वगैरह वगैरह। और ये डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल होता है, इसलिए इसका यूज जो है डेवलपर जो है अपने डेवलपमेंट टाइम में यूज करता है, बाकी टाइम इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आपको यूज एंड पॉइंट है, यूज एक्सेप्शन हैंडलर है, जैसे कि ये जो है डेवलपमेंट फेज के लिए ये एक्सेप्शन हैंडलर जो है प्रोडक्शन में यूज होता है। फाइल सर्वर जो है यूज फाइल सर्वर, और भी इस तरीके के फाइल को हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो हम अभी फ़िलहाल क्या करेंगे इसको देखते हैं कि हमें इसमें किसकी ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है कि हम मान लेते हैं, एक चीज़ मैं बताऊं कि एक चीज़ और मैं बता दूं कि यूज डेवलपर एक्सेप्शन के लिए पहले मैं बता दूं कि जब आप इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं ना, अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि आपके एप्लीकेशन के भीतर एक प्रॉपर्टीज नाम का फोल्डर पहले से बना हुआ है, और इसके भीतर लॉन्च सेटिंग्स नाम का एक जेसन फाइल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें जेसन फाइल है और इसमें एक प्रोफाइल्स करके कीवर्ड है। प्रोफाइल्स बताता है कि आपके एप्लीकेशन में कई सारे प्रोफाइल्स हो सकते हैं। अब प्रोफाइल होता क्या है इसको समझना जरूरी है। प्रोफाइल बताता है बेसिकली कि आपका एप्लीकेशन जो है किस तरह के इन्वायरमेंट में रन हो रहा है, डेवलपमेंट में है या प्रोडक्शन में या स्टेजिंग में है, वगैरह वगैरह। अब जैसे कि एक प्रोफाइल इसने लिया वेब ऐप, आप दूसरा भी प्रोफाइल बना सकते हैं, कॉमा करके एक दूसरा प्रोफाइल बना सकते हैं। अभी इसने एक ही प्रोफाइल लिया, इस प्रोफाइल को यहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए। इस प्रोफाइल के बारे में ये दे रहा है कि इसके भीतर जो कमांड नेम है उसका प्रोजेक्ट है, लॉन्च ब्राउजर है, ट्रू का मतलब कि एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तो ब्राउजर रन होगा, जो हो भी रहा है ये हम देख रहे हैं। और आप एक से ज़्यादा इन्वायरमेंट वेरिएबल ले सकते हैं। आपके एप्लीकेशन में कई सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं जिसमें कि अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, और जब जो उसकी ज़रूरत होती है तो उसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि इसने एक वेरिएबल लिया ASP.NET कोर इन्वायरमेंट, इस वेरिएबल के भीतर आपका जो वैल्यू है डेवलपमेंट है, ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन का URL पाथ है वो दे रहा है कि ये है, एक HTTPS और एक HTTP है। कहने मतलब जो आपका HTTP सिक्योर सॉकेट लेयर आप जानते हैं, जो सिक्योर मोड में चलेगा, ये एप्लीकेशन में रन करो तो उसका पोर्ट नंबर जो है 57588 आएगा, ये यहाँ से आ रहा है। दूसरी बात आपको समझना है कि लॉन्च सेटिंग जो फाइल होता है ये ओनली यूज्ड इन डेवलपमेंट फेज। जब आपका प्रोडक्शन फेज में होता है इस लॉन्च सेटिंग फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर वही कन्फिग्रेशन दे रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए ये जो भी है, ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है हमारा डेवलपमेंट फेज में। अब जब आपका एप्लीकेशन रन होगा, ये कहीं पर ब्रेक पॉइंट लग गया है, तो आप देखेंगे कि आपका ब्राउजर ओपन हुआ और उसमें पोर्ट नंबर आप देखेंगे तो 57588 आ रहा है,
5758 आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है 5788 उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अभी ये जो एक्सेप्शन आ रहा है उसका रीज़न ये है कि आपके एप्लीकेशन के भीतर अभी कोई पेज है नहीं, उसको भी हम ऐड करेंगे। वहाँ तक जाने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझना है। लॉन्च सेटिंग को मैंने समझाया कि लॉन्च सेटिंग के भीतर आप अलग अलग तरह के प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे कि अभी जो फिलहाल ये जो वेब ऐप लिखा है ना, इसी नाम का आपका प्रोजेक्ट भी है और यहाँ पर ये दिख रहा है। दूसरा, अगर इस पर ड्रॉप डाउन करें ना तो आप इसमें जैसे कि केस्ट्रल सर्वर वगैरह को अभी यूज नहीं किया हूँ मैं। केस्ट्रल सर्वर को यूज अगर करना हो, मतलब कि ये एप्लीकेशन रन हो रहा IIS एक्सप्रेस के भीतर, मान के चलिए। तो एक मिनट, तो एप्लीकेशन जो है आपका रन अलग अलग सर्वर में हो सकता है, या IIS में हो सकता है, या जो आपका IIS एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। जो IIS है उसमें भी करना है तो उस सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन जो आप यहाँ प्रोग्राम जब यहाँ जब कर रहे हैं ना, इसी के भीतर आपको करना होता है। यहीं पर IIS इंटीग्रेशन वगैरह, यूज IIS इंटीग्रेशन वगैरह करके आपको लिखा रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊँ, वेब बिल्डर डॉट यूज IIS लिखा है, या IIS और IIS इंटीग्रेशन, तो इस तरह की चीज़ें होती है जो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो हमें कोड को भी देखना है और जो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे वहाँ पर उसका क्या मीनिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, अब वापस स्टार्टअप में चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसके भीतर कई सारे मिडिलवेयर रखेंगे और वो हमारा क्या करेगा, HTTP पाइपलाइन का काम। हम यहाँ मतलब HTTP पाइपलाइन को ऐड करेंगे। जब भी हम HTTP पाइपलाइन के भीतर जब अपने मिडिलवेयर को ऐड करते हैं HTTP पाइपलाइन के भीतर, तो मिडिलवेयर का एक सीक्वेंस होता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एप डॉट यूज डेवलपर एक्सेप्शन फेच कर सकते हैं, यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज कर सकते हैं। लेकिन ये मिडिलवेयर कब रन होना चाहिए, आप तरीके से देखो तो ये रन होना चाहिए ओनली इन द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके बारे में लॉन्च सेटिंग में हमें बताया गया कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ये अभी हमारा सेटअप क्या है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक अगला वेरिएबल लेंगे, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके लिए ENV हम लिखते हैं पैरामीटर, और इस ENV के बेसिस पे मैं पता कर सकता हूँ कि हमारा जो है डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है क्या है। ये जो आपका है ये बताएगा। अब ये जो है रिटर्न करेगा आपको एक वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ बुलियन वैल्यू डाल देता हूँ और इसके भीतर ये डाल देता हूँ, ये उठाकर इसमें डाल दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इन्वायरमेंट के बारे में पता करना हो तो हमें आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा इसी तरीके से है, इल्स करके अगर इस हालत में नहीं है तो यूज एरर, आप यूज एरर करके एक्सेप्शन हैंडलर, आप एक्सेप्शन हैंडल को यूज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको एक पेज बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप इसमें जाएं तो इसका डिफिनीशन में जाकर देखें तो आप यहाँ पर ये एक एक्सटेंशन मेथड है आई एप्लीकेशन बिल्डर का, सारे जो है एक्सटेंशन मेथड ही है। लेकिन हम यहाँ पर चाहें तो एक एक्शन आपको डिलीगेट यूज कर सकते हैं, यहाँ एक्सेप्शन। तो आप इसमें एक्सेप्शन हैंडलर से रिलेटेड आप पाथ दे सकते हैं जहाँ पर कि वो रीच करेगा। तो मैं इस पार्ट को अभी रहने देता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में तो इसको मैं करूँगा नहीं। लेकिन मेरा केवल पर्पज था बताने का कि आपके कॉन्फ़िगर के भीतर कई सारे मिडिलवेयर हो सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका एप्लीकेशन है उसके भीतर एक राउटिंग की फीचर होनी चाहिए। राउटिंग आप जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें राउटिंग की फीचर होती है। इसी तरीके से आपके एप्लीकेशन के भीतर मैं एक चीज़ और बता दूं, अब जैसे कि ऐप डॉट में राउटिंग करूं, यूज राउटिंग होगा क्योंकि हर मिडिलवेयर आपका यूज राउटिंग यहाँ करेंगे और यहाँ ब्रैकेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन के भीतर राउटिंग इनेबल हो जाएगा। राउटिंग अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया एंड पॉइंट का, लेकिन हमने क्या किया कि राउटिंग जो है इनेबल कर दिया, ठीक है। तो जब हमने राउटिंग इनेबल कर दिया ना, तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि अगला स्टेप हमारा होगा कि ऐप डॉट यूज तो लगाना ही है एंड पॉइंट के लिए, यानी जो भी हमारा मिडिलवेयर यूज, और
इसको मैं बंद किया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे एक एक्शन डेलीगेट चाहिए। एक्शन डेलीगेट का मतलब एक एरो फंक्शन आप देंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे, तो मैं उसको यहाँ दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं यहाँ गया तो इसके भीतर एक लैम्डा देना है और उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने एंड पॉइंट को डिफाइन करूँगा। तो एंड पॉइंट, एक से ज़्यादा आपके एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, इसलिए जो हमारा वर्डिंग होता है एंड पॉइंट्स होता है। और इसके भीतर हमारा एंड पॉइंट्स जितने भी हैं उसको आप डिफाइन करेंगे। अब देखिए कि एंड पॉइंट्स जो होंगे उसके बारे में यहाँ देखिए अपने आप एक इंटेलिजेंस दे रहा है। इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो चलते 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 जब HTTP रिक्वेस्ट जो है यहाँ तक पहुँचेगा, इस राउटिंग को देखेगा इनेबल है, तो फिर अगला उसे एक कंट्रोलर की ज़रूरत है। कंट्रोलर के बारे में अभी हम बताएंगे। इस एप्लीकेशन के भीतर कोई अभी कंट्रोलर नहीं है, तो वो कंट्रोलर को सर्च करने की फीचर उसमें होनी चाहिए। तो कंट्रोलर की जब फीचर इसमें होगी, एंड पॉइंट का मतलब है कि कंट्रोलर के थ्रू ही हम एक एंड पॉइंट पे जाते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा एंड पॉइंट क्या होता है। कंट्रोलर के थ्रू ही आप एंड पॉइंट पे जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमने राउटिंग इनेबल किया और उसके बाद क्या है कि हम अपने कई सारे एंड पॉइंट हो सकते हैं, उसमें क्या किया कि मैप कंट्रोलर्स कर दिया। तो ये क्या करेगा कि आपके कंट्रोलर के साथ वो एंड पॉइंट का मैपिंग करता है। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन को देखें तो मैं MVC के लिए बना रहा हूँ, ना कि वेब API के लिए बना रहा हूँ। तो वेब API में ये ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं बता रहा हूँ कि अभी तक तो मैं कॉन्फ़िगर पे काम कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगर सर्विस भी नाम का एक चीज़ होता है, जो कि आपके एप्लीकेशन में अलग अलग तरह के पैकेज यूज होते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एक एप्लीकेशन के भीतर कई तरह के सर्विसेज होते हैं। सर्विस बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल क्लास ही होता है, उसके भीतर कोई फंक्शनलिटी आप ऐड कर देते हैं तो वो सर्विस है। अब उस सर्विस को क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन के भीतर रजिस्टर करना होता है। ASP.NET कोर के भीतर फीचर क्या है कि जब भी आप एक क्लास है जिसको एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उस सर्विस को आपको अपने एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होता है। तो उसके लिए एक अलग मेथड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगर सर्विस। कॉन्फ़िगर एक तो सर्विस होगा नहीं, तो कॉन्फ़िगर सर्विसेज मैंने लिखा। और कॉन्फ़िगर सर्विसेज जो मैं लिख रहा हूँ, कॉन्फ़िगर सर्विसेज, तो ये रिटर्न भी कुछ नहीं करता है, ये पब्लिक वाइड इसी तरह से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके भीतर एक चीज़ समझना है कि हमारे पास एक क्लास होता है जिसको कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं आई सर्विस कलेक्शन। ये आई सर्विस कलेक्शन जो है आपके सर्विसेज के कलेक्शन को बताता है। सर्विसेज के कलेक्शन, इसके लिए मैंने पैरामीटर यूज किया सर्विसेज। अब क्या है कि इसके भीतर आप अपने जो भी सर्विसेज है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे MVC पे काम करना है, तो सर्विसेज मैंने लिखा और ऐड क्या करूँगा, MVC करूँगा। अगर मैं ये फीचर ऐड कर दूँ ना, तो आपके एप्लीकेशन के भीतर MVC से रिलेटेड सारे जो फीचर चाहिए वो सारे ऐड हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि कोई जरूरी नहीं कि आप MVC यूज करें, आपका वेब API का प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करेंगे कि ऐड कंट्रोलर यहाँ करें। जैसे ऐड रेजर पेज है, रेजर पेज को अगर ऐड करना, मैं अभी इसको समझा रहा हूँ, वो लाइन क्यों नहीं आ रहा है, ऐड कंट्रोलर्स होगा ना, कंट्रोलर्स। देखिए ये जो ऐड कंट्रोलर्स है ना, इसका यूज तब करते हैं जब हम अपने एप्लीकेशन में व्यू पेज नहीं रख रहे हैं। पहले इसको समझिए, अगर हम MVC का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें व्यू होते हैं, जबकि अगर वेब API को यूज कर रहे हैं तो उसमें व्यू की जरूरत नहीं। तो वहाँ पर हमें ये वेब API वाले प्रोजेक्ट में हमको ये सर्विस ऐड करना होगा। और ये जो है रेजर पेज तब यूज करना होगा जब हमारा प्रोजेक्ट जो है रेजर पेज पे आधारित हो। रेजर पेज के लिए अलग से आपको एक प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा, तब आप समझेंगे कि रेजर पेज में क्या होता है। अब अभी फ़िलहाल जो है एक और भी इसमें सर्विस ऐड करने का तरीका है जिसको कहते हैं सर्विसेज डॉट ऐड। ये जितने भी ऐड करके लिखा हुआ है ये सारे एक्सटेंशन मेथड है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऐड कंट्रोलर्स विद व्यू, आपको यहाँ विद व्यू आ रहा है, तो ये वाला चीज़ मैं इसमें लूँगा। अगर ये वाला फीचर भी आप ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। ये दोनों तो आप लेंगे नहीं क्योंकि इस एप्लीकेशन में मैं रेजर पेज पे यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। कंट्रोलर्स वाला भी हटा देता हूँ क्योंकि मैं केवल कंट्रोलर तो यूज करूँगा नहीं, मुझे व्यू भी चाहिए। ये तो वेब API में यूज होता है, इसको भी हटा दिया। अब आपके पास ऑप्शन है या तो ये लीजिए या ये लीजिए, तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ऊपर वाला, नीचे वाला भी ले सकते हैं, मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ। इसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसके बारे में अगले वीडियो में, किसी वीडियो में मैं बताऊँगा। जब इतना काम हमने कर दिया ना, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आप जो कंट्रोलर्स विद व्यू किए ना, अब आपका यहाँ कंट्रोलर्स जो यूज कर रहे थे मैप कंट्रोलर्स, लेकिन आप चाहिए तो मैप
डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स भी आता है आपको। यहाँ जैसे कंट्रोलर राउट को भी यूज कर सकते हैं, हर कंट्रोलर की राउट उस, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। या सबसे सिंपल जो आता है मैप डिफ़ॉल्ट, पहले मैं मैप डिफ़ॉल्ट पे करता हूँ। देखिए आप कहेंगे कि इतने सारे अलग अलग हमें मैप डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर राउट यूज करें कि कौन सा करें, कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए कि ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करता है, आपको कुछ नहीं करना है। जबकि अगर मैं ऐड कंट्रोलर मैप कंट्रोलर राउट करूँ ना, तो इसमें आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। दोनों में फ़र्क है, इसलिए यहाँ एक्सेप्शन दिखा रहा है, क्योंकि इसके भीतर आप देखिए कि ये पैरामीटर मांग रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो वो नहीं मांगेगा, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तो ये करता हूँ, फिर बाद में उसको भी आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, राउटिंग इनेबल कर दिया, एंड पॉइंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तो कंट्रोलर ऐड नहीं किए जिसके लिए ये सारा काम किए थे। तो कंट्रोलर क्या होता है उसको भी आप समझिए। आपका एप्लीकेशन जो मैं अभी बताऊंगा इसके भीतर, तो सबसे पहले आप देखिए कि MVC जो वर्ड लिखा हुआ ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोलर। सबसे पहले मैं आपको इस ट्यूटोरियल में कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं व्यू के बारे में बताऊंगा, फिर मॉडल के बारे में बताऊंगा। ये सीक्वेंस उल्टा मैं करूंगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो ये अल्टीमेटली हिट किसको करता है, किसी कंट्रोलर को हिट करता है। तो कंट्रोलर होता क्या है इसको समझिए। कंट्रोलर बेसिकली एक क्लास होता है, और ये ऐसा क्लास होता है जो कंट्रोलर नाम के क्लास को इनहेरिट करता है। और MVC में क्या होता है, कुछ कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है कि आप MVC में जो भी आप अपने फाइल्स फोल्डर को रखते हैं, उसका एक कन्वेंशन है, उसको फॉलो करना था। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो लेफ्ट से चलते हैं, लाइकवाइज आपको अपने एप्लीकेशन में अगर कंट्रोलर्स को ऐड करना है तो एक कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर बनाना होता है। सबसे पहले कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर बनाएंगे, और इसी तरह अगर मॉडल बनाना है तो मॉडल्स नाम का फोल्डर। लेकिन अभी मैं कंट्रोलर केवल ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि केवल कंट्रोलर को यूज करके हम आपको बताएंगे, फिर मैं व्यू को ऐड करूंगा, फिर बाद में मॉडल पे चर्चा करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये कंट्रोलर जो है ऐड कर लेता हूँ। ये टेम्पलेट मिलता है कंट्रोलर का, और इसमें 3 तरह का टेम्पलेट अवेलेबल है। सबसे पहले देखिए कि कंट्रोलर जो है आपका एक MVC का कंट्रोलर है, एक API का भी कंट्रोलर होता है। हम MVC वाले सेक्शन में MVC वाले नोड में कंट्रोलर को सिलेक्ट किए, और जो सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल होता है वो MVC कंट्रोलर एम्पटी होता है। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो ये नाम पूछेगा कंट्रोलर का नाम क्या होगा। कंट्रोलर का नाम हमेशा लास्ट में कंट्रोलर वर्ड होना चाहिए, और शुरू में उसका नाम होम हो या कुछ और नाम हो, वाट एवर, अकाउंट हो, सेल्स हो, कुछ भी हो सकता है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो वो आपको नाम देना होता है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट के बेस पे आपका एक कंट्रोलर इसमें ऐड हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी कंट्रोलर आप बनाते हैं या ऐड करते हैं उसको इनहेरिट वो किस क्लास से होता है, कंट्रोलर क्लास से होता है। तो इस कंट्रोलर क्लास को जाकर इसको देखिए कि इसकी डिफिनीशन, इस मतलब इस कंट्रोलर क्लास के भीतर क्या मेथड है, क्या प्रॉपर्टी है। तो आप देखेंगे इसके भीतर 3 प्रॉपर्टी है, एक है व्यू बैग, व्यू डेटा और टेम्प डेटा। ये जो तीनों होता है इसी का यूज हम अपने कंट्रोलर के भीतर करते हैं, और इसका पर्पज ये होता है कि आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं व्यू पे। जब भी आप अपने डेटा को व्यू पे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये 3 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास कई सारे मेथड होते हैं, जिस मेथड के द्वारा आप क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर से व्यू पे पास होते हैं। अब इसके लिए कई तरह का पार्शियल व्यू दिया, ये सारे मेथड है, क्योंकि सब ब्रैकेट में है, और इसमें कई सारे वर्चुअल मेथड दिख रहे हैं, इन सबको ओवरलोड कर सकते हैं। ये अलग अलग आपको, जैसे व्यू मेथड है, इसके लिए भी कई सारे आपको वर्चुअल दिख रहे हैं, तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। पहले मैं अपने कंट्रोलर में जाता हूँ। आप देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया कि एक जो है ना मेथड, एक्शन मेथड ऐड किया। इस मेथड को हम कहते हैं एक्शन मेथड, क्योंकि ये रिटर्न करता है आई एक्शन रिजल्ट। जब भी आपका कंट्रोलर के भीतर कोई मेथड पब्लिक हो, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन वो आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न करता हो, या उसका सब टाइप रिटर्न करता हो। सब टाइप का मतलब हम आगे बताएंगे। इससे डिराइव कोई भी अगर क्लास हो, अगर उसको रिटर्न करता है, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हम कहते हैं कि वो जो आपका मेथड है वो एक्शन मेथड है। ठीक है, एक्शन मेथड को आपका ब्राउज़र जो है एक्सेस कर सकता है, यूजर एक्सेस करता है थ्रू द URL ऑफ द ब्राउज़र। हमने ये भी देखा कि होम कंट्रोलर क्या करेगा, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह को इनहेरिट करेगा। तो जब इसकी प्रॉपर्टी क्या, इसका मेथड क्या था, व्यू, तो व्यू ये भी एक्सेस कर सकता था, यहाँ व्यू को यूज कर लिया है। अब अगर हम इस एप्लीकेशन को रन करें तो क्या होता है, देखिए अभी इस एप्लीकेशन के भीतर क्या है ना, ये व्यू मांग रहा है। व्यू एक अलग पेज होता है जो कि अभी मैंने इस एप्लीकेशन में बनाया नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस मेथड को एक नॉर्मल मेथड में कन्वर्ट करके यहाँ स्ट्रिंग लिखूँगा, और यहाँ पर व्यू ना रिटर्न करके मैं एक सिंपल कुछ ऐसा चीज़ रिटर्न करूँगा जो कि हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग करते थे हेलो वर्ल्ड से अच्छा माना जाता है, क्योंकि डेनिस रिची के समय से ये चल रहा है परंपरा।
तो उसी परंपरा का पालन करते हुए मैं इसको लिख दिया यहाँ। अब देखिए कि आपके कंट्रोलर के भीतर एक एक्शन मेथड है और ये आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो पहले प्रोग्राम क्लास रन होगा, उसके बाद वो स्टार्टअप में जाएगा, स्टार्टअप में जाने के बाद वो कॉन्फ़िगर में जाएगा और कॉन्फ़िगर में जाएगा तो फिर क्या करेगा, कंट्रोलर का जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है वो होम को लेता है, होम कंट्रोलर को, और उसके बेसिस पे क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ तक पहुँचने के बाद इस मेथड को कॉल करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो रन करके इसको एक बार देखते हैं। जैसे जैसे हम इस एप्लीकेशन को समझते जाएंगे, इस वीडियो को अगर आप एक बार दो बार देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये वीडियो जो है फास्ट मैं बना रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से बनाऊँगा, इसको पार्ट वाइज कर करके मैं बनाऊँगा तो ज़्यादा बेटर होगा मैं समझता हूँ। देखिए ये कहीं पर ये ब्राउज़र जो है ना, यहाँ पर कहीं पर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया है? हेलो वर्ल्ड इसी से आया है जो आपका कंट्रोलर का है।